सम्मानित जन, आप सभी को प्रणाम। मेरे चैनल सच्ची बातें में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। अभी चर्चा चल रही है, चुनार से 4 बार विधायक रहे क्रांतिवीर यदुनाथ सिंह के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की। उन्होंने एक नारा दिया था, तू जमाना बदल। इसकी शुरुआत कैसे हुई, यही शीर्षक मेरी किताब का भी है, तू जमाना बदल। ये तू जमाना बदल की उत्पत्ति कहाँ से हुई, आज मैं इस पर चर्चा करने वाला हूँ। आपसे अनुरोध है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथियों, यदुनाथ सिंह ने एक नया नारा दिया था, तू जमाना बदल। पढ़ने या बोलने में यह जितना आसान है, उतनी ही मुश्किल घड़ी में यदुनाथ सिंह ने अपने मुखारबिंद से इसकी उत्पत्ति की। इनको रामनगर का किला व उससे निकलने वाली राजा की सवारी कभी रास नहीं आई। कहते थे कि अब राजतंत्र समाप्त हो गया है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में राजा जनता होती है, शेष सब सेवक। फिर राशि ठाट बाट और शानो शौकत के साथ पूर्व काशी नरेश की सवारी निकालने का तो कोई मतलब है नहीं। लोकतंत्र में कोई हाथी पर बैठकर रामलीला देखे, कोई जमीन पर, यह तो सरासर अन्याय है। यह तो राजतंत्र को पोसने जैसा है, सींचने जैसा है, खाद पानी देने जैसा है। राज्य छीन लिया गया, लेकिन राजसी ऐठन गई नहीं। अभी भी काशी नरेश को अपनी जय जयकार कराना पसंद है। यह घोर आश्चर्य है। इसका तो हर स्तर पर विरोध होना चाहिए। फिर शुरू हो गया राजतंत्र का विरोध। यदुनाथ सिंह ने आह्वान किया, विरोध शुरू हो गया। आपको बता दूं कि रामनगर में पूरे अश्विन मास ऐतिहासिक रामलीला का आयोजन किया जाता है। इस रामलीला की खासियत यह है कि कथानक के आधार पर इसका स्थान बदलता रहता है। इसके लिए रामनगर की सीमा में ही लंका, अयोध्या, जनकपुरी, अशोक वाटिका आदि स्थान बने हैं। सभी स्थानों पर इतनी जगह है कि हजारों लोग एक साथ बैठकर रामलीला का आनंद ले सकते हैं। इस पर आज भी आधुनिकता का साया नहीं है। विद्युत रोशनी व साउंड सिस्टम का प्रयोग अभी भी नहीं किया जाता। बहुत ही जीवंत रामलीला होती है। गैस, जो मिट्टी का तेल वाला पहले गैस आता था, गैस उसको कहते थे हम लोग, लालटेन टाइप का होता था, उसी की रोशनी में आज भी रामलीला होती है। जो कलाकार होते हैं वे ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन इतना पिन ड्रॉप सन्नाटा रहता है कि 50,000 से 1 लाख के बीच की भीड़ में और 100-150 मीटर दूर बोल रहे कलाकारों की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। बहुत ही जीवंत रामलीला होती है। इसके कई कारण हैं, जैसे वनवास के बाद राम और लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले पात्र भरत व शत्रुघ्न की भूमिका निभाने वाले पात्रों से नहीं मिलते। इनकी मुलाकात तभी होती है जब लंका पर विजय प्राप्त कर राम, अनुज लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ अयोध्या लौटते हैं। अन्य कारण भी हैं जिनकी बदौलत यह रामलीला आज भी जीवंत ही नजर आती है। परंपरा के अनुसार रामलीला तभी शुरू होती है जब काशी नरेश अब उनके परिजन मंचन स्थल पर पहुंच जाते हैं। पूरे अश्विन माह रोज शाम को राजा की सवारी पूरे राजसी ठाठ बाट से किले के अंदर से निकलती है, शहर से होकर रामलीला स्थल तक जाती है। फिर वहां हाथी पर बैठकर पूरी रामलीला देखते हैं। आरती के बाद ही वापस लौटते हैं। आने और जाने के समय रास्ते में उनके सम्मान में जनता हर हर महादेव के नारे आज भी लगाती है। यदुनाथ सिंह सामंतवाद, राजतंत्र के घोर विरोधी। उनको इसी राजसी ठाट बाट से चिढ़ थी। जब राजा की सवारी गुजरती है वो तो संबंधित मार्ग पर यातायात रोक दिया जाता है। एक घटना है वर्ष 1982 की। तब तक ये चुनार से विधायक चुन लिए गए थे। सन 80 में इनको विधायक चुना गया था। भरत मिलाप की रामलीला थी। इस दिन परंपरा के अनुसार यदुनाथ सिंह ने अपने साथी अब्दुल सत्तार, शमी मोहम्मद मिल्की, दौलत सिंह, विश्वकांत ओझा, बाबूलाल रावत, शमी मोहम्मद देवलासी, रामदेव बिंद, रामाश्रय सिंह सहित कई लोगों के साथ रतनबाग तालाब के किनारे बाटी चोखा
दाल सब्जी और चावल आदि बनवाया था। पोखरा में स्नान करके भोजन किया, फिर रामलीला देखने के लिए चौक की ओर चल पड़े। उस समय वे टेकर से थे, एक तरह की जीप होती थी। राजा की सवारी निकलने का समय हो चुका था, सो वाहनों का आवागमन रोक दिया गया था। पंचवटी में इनको पुलिस वालों ने रोका तो कहा कि जब राजा की सवारी आ सकती तो मेरी क्यों नहीं? आज का राजा मैं हूं, जनता ने मुझे चुना है। बहस के दौरान काफी संख्या में आम लोग भी जुट गए। यदुनाथ सिंह रोकते रह गए, लेकिन भीड़ ने कुछ पुलिस वालों की पिटाई कर दी। भीड़ में से किसी ने एक दरोगा व यातायात सिपाही की टोपी छीन ली। इसके बाद कुछ साथी किला के पास स्थित पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा के पास चाय पीने चले गए, कुछ इधर उधर घूमने। एक दरोगा तथा 2 सिपाहियों की पिटाई और उनकी टोपी छीन लिए जाने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। इन लोगों की तलाश शुरू हो गई। चाय की दुकान पर यदुनाथ सिंह, अब्दुल सत्तार और रामदेव बिंद मिल गए। सभी को वहां से घसीटते, मारते, पीटते रामनगर थाना में ले जाया गया। अन्य साथी जो जहां थे वहीं से भूमिगत हो गए। थाना में भी जमकर पिटाई की गई। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय, उस समय उसका नाम लवेट हॉस्पिटल था, वहां भेजा गया। पुलिस वाले चाहते थे कि अस्पताल से जल्दी छुट्टी मिल जाए तो जेल भेजा जाए, लेकिन वहां के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आरसी अवस्थी ने साफ कह दिया कि अभी इनकी स्थिति ठीक नहीं है, कुछ भी हो सकता है। पुलिस वालों ने दबाव बनाया तो डॉक्टर अवस्थी ने साफ कह दिया कि फिर इनके मरने की जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। डॉक्टर अवस्थी ने उस दिन को याद करते हुए फोन पर बताया कि उन्होंने चोट बहुत देखे, अपनी डॉक्टरी लाइन में अब रिटायर हो गए हैं, बहुत देखे, लेकिन जितने चोट यदुनाथ सिंह के शरीर पर थे, आज तक उतने चोट किसी के शरीर पर नहीं देखा। डॉक्टर अवस्थी के अनुसार उस समय के एसपी और नगर मजिस्ट्रेट ने यदुनाथ सिंह को अस्पताल से डिस्चार्ज करने के लिए जब धमकी दी तो मैंने भी स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री को तार भेजने की धमकी दी कि ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। यदुनाथ सिंह की स्थिति सीरियस है और ये लोग डिस्चार्ज न करने पर देख लेने की धमकी दे रहे हैं। इस पर पुलिस वाले बैकफुट पर आ गए। डॉक्टर अवस्थी इन दिनों मुलायम सिंह यादव मेडिकल कॉलेज मेरठ में सर्जरी के प्रोफेसर हैं। इनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेखा अवस्थी जी भी चिकित्सक ही हैं। कुछ दिन के बाद स्वास्थ्य ठीक होने पर यदुनाथ सिंह को जेल भेजा गया। चौका घाट जेल से जमानत पर जब छूटे तो वहीं चौराहे पर, जिस चौराहे से उनको पुलिस घसीटते, पीटते, मारते थाने ले गई थी, उसी चौराहे पर अंगूठा चीर कर अब्दुल सत्तार, रामदेव बिंद, दौलत सिंह सहित अन्य साथियों के माथे पर अपने खून का तिलक लगाकर कहा कि तू जमाना बदल। बाद में यह नारा बहुत ही प्रचलित हुआ। वर्ष 1985 के चुनाव की जीत में यह बहुत कारगर साबित हुआ। जब विधायक चुन लिए गए तब लखनऊ के दारुल सफा के ए ब्लॉक में इनको पहले 100 और बाद में 166 नंबर कक्ष भी आवंटित कर दिया गया। यदुनाथ सिंह ने अपने 166 नंबर कक्ष के बाहर दीवार पर सीमेंट से भी लिखवाया, तू जमाना बदल। इसके अलावा अपने नारायणपुर स्थित आवास बनारस में जहां जहां रहे सभी घरों पर तू जमाना बदल लिखवाया। आज मौजूदा जो उनका घर है उनके पैतृक गांव में हाईवे NH7 के किनारे नियामतपुर में, उसके गेट पर भी तू जमाना बदल उनके सुपुत्र ने अपने पिता की याद में लिखवाया है। एक पत्र का जिक्र मैं करना उचित समझ रहा हूं। 1969 में 31 मार्च को वाराणसी जिला कारागार से इन्होंने पत्र लिखा था अपने साथियों को। जहां तक मेरी विचारधारा का सवाल है, सुनिएगा, जहां तक मेरी विचारधारा का सवाल है, मैं परिवार वालों को व्यर्थ का कष्ट देता हूं। लोग मुझे अब अपना न समझें तो अच्छा ही होगा, कष्ट कम होगा। मेरा शरीर अब देश व समाज के वास्ते कष्ट सहने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि हंसते हंसते फांसी के फंदे पर भी झूलने को तैयार हूँ। ऐसे थे यदुनाथ सिंह, ऐसी थी उनकी विचारधारा, ऐसा था उनका संघर्ष। आज बस इतना ही। कल मैं आपको बताऊंगा अगली कड़ी में कि बनारस में एक जिलाधिकारी हुआ करते थे भूरेलाल जी, IAS अधिकारी, बहुत ही कड़क IAS अधिकारी, दबंग थे।
उनसे करीब आधे घंटे तक यदुनाथ सिंह के साथ डीएम का मल्ल युद्ध हुआ। सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए और इसी तरह की प्रेरक, रोचक और रोमांचक सच्चे किस्सों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि जारी होने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, शब्बा खैर।